हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी अंतरा भाग 2 काव्यखंड के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी साहित्य सागर में। काव्यखंड के इस अंक में मैं आपके लिए विष्णु खरे जी द्वारा लिखी गई कविता एक कम प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आपकी पुस्तक में विष्णु खरे जी की 2 कविताएं दी गई है। पहला है एक कम और दूसरा है सत। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी कविता का, परंतु उससे पहले हम कवि का परिचय जान लेते हैं। विष्णु खरे जी का जन्म 1940 में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर से एमए किया। ये कवि के साथ साथ कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य से भी जुड़े रहे। साथ ही कई प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने संपादन का कार्य भी किया, जैसे नव भारत टाइम्स में प्रभारी कार्यकारी संपादक रहे, टाइम्स ऑफ इंडिया, इसके साथ ही लघु पत्रिका व्यास का भी संपादन इन्होंने किया था। जयपुर नव भारत टाइम्स के भी ये संपादक रहे। विष्णु खरे जी की साहित्यिक उपलब्धियों में सर्वप्रथम हम इनके द्वारा लिखे गए काव्य संग्रह की बात करते हैं। तो इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख काव्य संग्रह में खुद अपनी आँख से, दूसरा है सबकी आवाज़ के पर्दे में, पिछला बाकी, काल और अवधि के दरमियान। इन्होंने सिनेमा से संबंधित पुस्तक भी एक लिखी है, सिनेमा पढ़ने के तरीके। विष्णु खरे जी की साहित्यिक विशेषताओं की बात यदि हम करते हैं तो इनकी कविताओं में आधुनिक मानव एवं उनके जीवन से जुड़ी समस्या का वर्णन होता है। इनकी कविताएं स्वतंत्रता के बाद आम जनमानस का जो रहन सहन है उसका एक दर्पण है। इनकी भाषा बहुत ही सीधी सादी सरल होती है, जो पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाती है। काव्यों में मुहावरों का प्रयोग भी करते हैं, जिससे भाषा रोचक लगती है। इनकी उपलब्धियों के कारण इन्हें अनेक पुरस्कारों से विभूषित किया गया है, जो इस प्रकार है: फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान, रघुवीर सहाय सम्मान, शिखर सम्मान, हिंदी अकेडमी दिल्ली का साहित्यकार सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान। अब हम कवि परिचय के बाद कविता का सार देख लेते हैं, जिससे हमें कविता आसानी से समझ में आ जाएगी। तो कविता का सार है: एक कम कविता के माध्यम से कवि विष्णु खरे जी ने आज़ादी के बाद का भारतीय समाज की समस्याएं एवं जीवन शैली को रेखांकित किया है, उस पर प्रकाश डाला है। कवि कहते हैं कि आज़ादी के पहले स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी प्राप्त होने के बाद जैसी उज्जवल भविष्य की कल्पना की थी, जिन सपनों को लेकर उन्होंने आज़ादी का संघर्ष किया था, आज़ादी मिलने के बाद आम जनता के वे सपने, यहाँ तक कि रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत ज़रूरतें भी पूरी होती नज़र नहीं आती। और इसका परिणाम यह हुआ कि आपसी विश्वास, परस्पर भाईचारा के स्थान पर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और स्वार्थपरकता का माहौल बनता चला गया, जो आज भी जारी है। स्थिति बद से बदतर होती चली गई। हालात ऐसे हैं कि जो व्यक्ति ईमानदार है वह एक कप चाय या 2 रोटी के लिए भी सामर्थ्य नहीं है, और ऐसे समाज में ईमानदार लोगों की भूमिका घटती जा रही है। कवि इस माहौल में स्वयं को असमर्थ पाते हुए भी ईमानदार लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति स्पष्ट रूप से रखते हैं, तथा कुछ ना कर पाने की स्थिति में होने के बावजूद भी स्वयं को ऐसे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनाना चाहते। इसलिए वह कम से कम एक व्यवधान, एक रुकावट तो कम कर ही सकते हैं, जो कि वह करते हैं। यही यह कविता का संदेश भी है। अब हम कविता पढ़ेंगे एवं साथ के साथ उसका भाव एवं अर्थ भी समझेंगे। एक कम कविता। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या रोटी के लिए, तो यहाँ आत्मनिर्भर का अर्थ है स्वयं पर निर्भर होना, मालामाल अर्थात धनी, गतिशील तरक्की करना या प्रगति करना। कवि कहते हैं कि मैंने 1947 के बाद यानी आज़ादी प्राप्ति के बाद बहुत से लोगों को अपने अपने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील यानी प्रगति करते हुए, तरक्की करते हुए देखा है। अर्थात वे लोग गलत रास्ते अपनाकर मालामाल हो गए हैं,
कवि कहते हैं कि मैंने उन्हें उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते देखा है। लोगों ने आर्थिक संपन्नता के लिए झूठ, छल, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी आदि का रास्ता अपना लिया है। इस माहौल में ईमानदार लोग दूसरों के आगे हाथ फैलाने को विवश हो गए हैं। जब कोई कवि के सामने 25 पैसे, एक कप चाय या 2 रोटी के लिए हाथ फैलाता है, तब कवि को ऐसा लगता है, वो ऐसा कहते हैं कि उस समय मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आगे जो हाथ फैलाने वाला व्यक्ति है वह भिखारी नहीं है, बल्कि ईमानदार आदमी, औरत या कोई बच्चा खड़ा है। आगे का काव्यांश देखते हैं। तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज। यहाँ कंगाल का अर्थ गरीब होगा। भाव यह है कि कवि के सामने जो हाथ फैलाने वाला व्यक्ति, जो या तो कोई आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है, तो कवि को ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति, वह जो भीख मांग रहा है उसके आगे, वह जो ईमानदार व्यक्ति है, वह इतना मजबूर है कि उसकी शारीरिक अवस्था, यह बोलता हुआ सा प्रतीत होता है जैसे वह स्वीकार कर रहा हो कि मैं विवश हूँ, एक कंगाल हूँ या कोढ़ी हूँ। अथवा यह भाव भी हो सकता है कि मैं अच्छा भला स्वस्थ हूँ, कामचोर भी हो सकता हूँ, या फिर तुम मुझे एक धोखेबाज ही समझ लो। कहने का अर्थ है कि भीख मांगने वाला या तो वास्तव में अत्यंत लाचार होता है, अथवा स्वस्थ होते हुए भी कामचोर या छोटा मोटा धोखेबाज हो सकता है। यहाँ धोखेबाज के पहले मामूली विशेषण का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि जो सामने भीख मांगने वाला इंसान खड़ा है वह यह स्वीकार करता है कि यदि मैं कामचोर हूँ तो मैं वाकई में धोखेबाज हूँ, परंतु मैं एक मामूली धोखेबाज हूँ क्योंकि मैं बड़े बड़े भ्रष्टाचार नहीं करता। तात्पर्य यह है कि भीख मांगने वाला या तो वास्तव में अत्यंत लाचार है, अथवा स्वस्थ होते हुए भी कामचोर या छोटा मोटा धोखेबाज है, पर वह अपना असली रूप बिना किसी धोखे के प्रकट कर देता है। आगे की कविता पढ़ते हैं और उसका भाव समझते हैं। लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज और निराकांक्षी, मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। यहाँ पे शब्दार्थ देखते हैं हम। संकोच का अर्थ है झिझक, आश्रित, निर्भर या किसी के सहारे होना। निर्लज्ज का अर्थ होगा बेशर्म। निराकांक्षी, इच्छा रहित, जिसकी कोई इच्छा नहीं है। प्रतिद्वंदी का अर्थ होता है विपक्षी या विरोधी। निश्चिंत का मतलब है बेफिक्र। अब हम इसका भाव ग्रहण करते हैं। कवि कहते हैं कि उस याचक के मन में जो मेरे सामने खड़ा है यह स्वीकृति का भाव भी होता है, यानी वह यह स्वीकार कर रहा होता है कि मैं पूर्ण रूप से तुम्हारे संकोच पूर्वक या लज्जा के साथ अथवा परेशान होकर या क्रोधित होकर दिए गए दान के सहारे ही जीवित हूँ, अथवा उसका जीवन दूसरों के दान पर ही निर्भर है। चाहे दान देते समय मनुष्य के मन में कैसी भी भावना रही हो, या तो वह उसे दान दया करके दे रहा हो या वह उसे कामचोर समझ के दे रहा हो। जब वह कामचोर समझ के दे रहा हो तो वह उसे धोखेबाज भी समझ सकता है, या फिर वह उसे कंगाल या कोढ़ी समझकर ही उसे कुछ दे रहा हो। इस तरह हाथ फैलाते हुए वह यह भाव प्रकट कर देता है कि मैंने तुम्हारे सामने आत्मसम्मान को खो दिया है, मैंने लज्जा का भी त्याग कर दिया है और मैंने सारी आकांक्षाओं को भी छोड़ दिया है। इस प्रकार मैंने हर प्रतिस्पर्धा से स्वयं को हटा लिया है। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं हूँ। कहने का अर्थ है कि धन कमाने की लालसा, उन्नति के रास्ते में वह स्वयं को सभी लोगों से पीछे कर लिया है। मैं तुम्हारी राह का बाधक नहीं हूँ। तुम चाहे कुछ दो या ना दो,
परंतु कम से कम एक आदमी से तो चिंता मुक्त रह सकते हो, अर्थात तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। ऐसा जो मांगने वाला बच्चा आदमी या कोई औरत है, ऐसा स्वीकार करते हुए वह हाथ फैलाता है। तो यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है। अब हम कविता के भाव सौंदर्य को समझते हैं। एक कम कविता का भाव सौंदर्य। एक कम कविता के माध्यम से कवि विष्णु खरे जी ने आजादी के बाद भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया है। आजादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा स्वतंत्रता सेनानियों ने सोचा था, या जिन लोगों ने आजादी के संघर्ष में अपना योगदान दिया था। जिस उम्मीद और आशा को लगाकर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इस स्थिति से आस्थावान, ईमानदारी और संवेदनशील जनता का मोह भंग हो गया। अब सभी जगह स्वार्थपरकता का वातावरण बनता जा रहा है। इस माहौल में कवि स्वयं को असमर्थ पाते हुए भी ईमानदारी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। वह उनके जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनना चाहते। इस प्रकार वह एक व्यवधान यानी एक रुकावट तो कम कर ही सकते हैं। यही इस कविता का भाव है और यही इस कविता का संदेश है। अब हम कविता में आए शिल्प सौंदर्य को देखते हैं। कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा बहुत ही सरल और सहज है। लाक्षणिक एवं व्यंजनापूर्ण शैली का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इतनी छोटी सी कविता में गहरा अर्थ व्याप्त है। प्रतीकात्मक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे चाय, रोटी और 25 पैसे। मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे यहाँ पे हाथ फैलाना। कविता में व्यंग्य का स्वर संपूर्ण स्थान पर विद्यमान है। इसके साथ ही 25 पैसे, कंगाल या कोढ़ी, नंगा, निर्लज और होड़ में अनुप्रास अलंकार है। तो यह थी हमारी कविता। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। पाठ से संबंधित कठिनाइयों एवं अपने प्रश्नों को आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।